नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरू कर रहे हैं हम आज हमारा जो अगला स्टेप जो भारत की ज्योग्राफी के बाद हम कर रहे थे, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी भारत की स्थिति और उसके महत्व को लेके। उसी कड़ी में हम आज भारत के भूगोल के संदर्भ में उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो हमें आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं उनको आधार बनाकर नए जो प्रश्न हैं कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। सामान्यतः भारत की स्थिति में सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सामान्यतः हम लोग जो है भारत की स्थिति और महत्व के संदर्भ में केवल उसके विस्तार और देशों के साथ संबंध को लेके संतुष्टि कर लेते हैं कि बस हमारा ये सिलेबस हो गया। लेकिन पिछले जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर्स हुए हैं उनमें यदि हम प्रश्नों की बात करें तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा गया था, उनकी भी मैं बात कहूंगा। आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस टॉपिक को, यह जो टॉपिक हम आज लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भारत का मैप लेके जरूर बैठे साथ में, ताकि आप लोगों को यह पूरा टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाए और आने वाले सभी एग्जाम्स यूपीएससी से लगाकर अपने जो है राजस्थान के जिसमें भारत का भूगोल है उन सब के लिए यह कारगर साबित होगा ये लेक्चर। ये मेरा एक विश्वास भी है। K2 सही है। उपेंद्र जी आपका आंसर। विकास जी एवरेस्ट नहीं है। भारत की बात करेंगे तो K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसी तरह से कुछ कई और प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं जिनकी स्थिति को लेकर पूछा गया। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम कौन सा है यह आपको बताना है कि पश्चिमी घाट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न हाल ही में ही पूछा गया था। एक प्रश्न पहले सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया। तो ये प्रश्न जो है ये सब है भारत के भूगोल के उन भाग से आते हैं जिसको हम बोलते हैं भारत का भौतिक विभाजन या भारत के भौगोलिक प्रदेश। तो हम आज बात करेंगे पूरे भारत की कि भारत को कितने डिवाइडेशन किया गया है और किस तरीके से हमारे जो है प्रश्न यहां से बनते हैं और किस तरह से एक स्थान विशेष या स्थिति को लेकर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज भारत में के भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि भारत के भौतिक स्वरूप में हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें पूछा जा सकता है। सह्याद्री पर्वत सही है आपका उत्तर। सह्याद्री सही है परमानंद जी। तो देखिए भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो सामान्यतः भारत को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। इसकी पूरी हम मैपिंग करेंगे और मैपिंग को लेके एक एक पॉइंट्स को लेके चलेंगे और एक एक चीज को लेके करंट के साथ जोड़ेंगे और करंट में वहां से क्या प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए भारत का भौगोलिक यदि विभाजन देखा जाए तो सामान्यतः हम 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहला विभाजन वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सेकंड प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड आता है मध्य का विशाल मैदान। और चौथा आता है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। सामान्यतः 4 भागों में जो है भारत को बांटा गया है। इसका सब डिवाइडेशन भी किया गया है अलग अलग और है। जैसे तटीय प्रदेश को अलग कर दिया, द्वीप समूह को अलग कर दिया। तटीय प्रदेश में भी पूर्वी तट, पश्चिमी तट की बात करते हैं। द्वीप में भी हम अरब सागरीय द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह की बात करते हैं।
यही बात करते हैं मध्य के विशाल मैदान की, तो मध्य के विशाल मैदान में हम बात करते हैं सिंधु के मैदान की, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की, वहीं जो है उत्कल के मैदान की भी हम लोग बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में यदि बात करें या प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहां पर भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं कि इसको पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है और पठारी क्षेत्र, यानी कौन कौन से पहाड़ी है और कौन कौन से पर्वत, या कह सकते हैं कौन कौन से पर्वत और कौन कौन से पठार हैं। और साथ ही हम जब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो इसको भी हम जो है तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय, और तीसरा जो रहता है वह है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो हम आज बात करेंगे इस क्षेत्र को लेके पूरा। तो सबसे पहले हम इसका डिवाइडेशन करेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग भागों में विभाजित है। यदि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम कहते हैं हिमालय, सेकंड है ट्रांस हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। वहीं हम प्रायद्वीप में जाएंगे तो यहां से दो चीजें मिलेगी आपको, एक तो कौन कौन से पर्वत हैं और सेकंड यहां से मिलेंगे कौन कौन से पठार हैं। मध्य के विशाल मैदान की बात करेंगे तो यहां से भी हमारा डिवाइडेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तो सिंधु का मैदान, सिंधु नदी तंत्र की नदियों के द्वारा जो एक मैदान का निर्माण किया जाता है, कई जगह यह लिखा जाता है पंजाब। इसी के साथ दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है उत्कल का मैदान। और इस तरीके से मध्य के विशाल मैदान का हम डिवाइडेशन करते हैं। साथ ही हम तटीय प्रदेश और द्वीप समूह का भी यदि हम डिवाइडेशन करें तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो लास्ट ईयर हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने थोड़ा सा किया था, और साथ ही हम का बात करते हैं द्वीप समूह को लेके। तो देखिए आज जो हमारा पूरा जो लेक्चर रहेगा या जो ये ऑनलाइन क्लास रहेगी वह हमारे हिमालय को लेके रहेगी। और वर्तमान में देखा जाए तो हिमालय पर्वत का एक विशेष जो है महत्व भी है, जैसा कि करंट में आप लोगों से यदि पूछा जाए तो सबसे जो प्रमुख है वो है नाथुला दर्रा, कि जो नाथुला दर्रा भारत और चाइना के बीच में सिक्किम में है, उसको लेके कई बार प्रश्न पूछा था। 6 बताए गए, आपकी बात सही है। भौतिक प्रदेश 6 का विभाजन इस तरीके से किया गया है, 1 2 3, 3 में इसके 2 भाग कर दिए गए और इसके भी 2 भाग किए गए। इसमें 2 भाग किए गए, एक तो मैदान और एक है मरुस्थल, और इसमें 2 भाग किए गए तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो हम लोगों ने एक साथ किया है, जबकि यह अलग अलग पूरा डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये था एक सामान्यता एक भौतिक विभाजन। लेकिन आज हमारा जो पूरा रहेगा वो हिमालय को लेकर रहेगा, और हिमालय को लेके हमारे सभी प्रश्न, सिल्क रूट सही है, 1 बेल्ट 1 रूट जो है, या ये कह जा सकते हैं ग्वादरगाह बंदरगाह वाला जो ये मार्ग है वह भी है। तो कई हमारे करंट के मुद्दे आज साथ में रहेंगे, और जिसके संबंध में हमें कई प्रश्न पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए। जैसे मैं बात करता हूं, एक प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सा दर्रा है, एक प्रश्न था सेकंड ग्रेड का ही था कि निम्न में से कौन सा दर्रा है। ऑप्शन थे, सबसे पहला ए ऑप्शन में आप लोगों के लिए है वह है पीर पंजाल। आपको बताना है निम्न में से दर्रा कौन सा है, पीर पंजाल ऑप्शन में था। सेकंड वही था जोजिला, तीसरा था धौलाधर, और चौथा था शिवालिक। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा एक दर्रा है। यह सेकंड ग्रेड का ही प्रश्न था। पश्चिमी राजस्थान मध्य के विशाल मैदान का भाग माना जाता है, जो है मध्य विशाल का है, जिसमें मरुस्थल अलग आएगा
और पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये भाग अलग आएगा, और बीच में अरावली वो प्रायद्वीपीय पठार में जो है भाग आती है। सही उत्तर है आपका दूसरा, जोजिला दर्रा है, जबकि ये तीनों ही क्या है, श्रेणियां हैं। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी है और शिवालिक भी श्रेणी है। तो इसकी हम बात करेंगे। ऐसे प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को लेके हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे बनते हैं। तो आज हमारा जो पूरा ये लेक्चर है वह इस पर डिपेंड रहेगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की कि हमें इसके अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, और जो कल जो एग्जाम हो रहा है एसआई का, उसमें भी भारत की भौतिक स्वरूप का है, तो कहीं यह लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यदि हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इसमें हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को भी अलग विभाजन किया गया है 3 भागों में। उसकी भी हम बात करेंगे। महान हिमालय, सेकंड लघु हिमालय, और चौथा जो है वह कहलाता है, तीसरा बाह्य हिमालय। वहीं ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय के संदर्भ में हमारे प्रश्न आते हैं। और वहीं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियों का मतलब है कि जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्यों को जानते हैं, उनमें जो पहाड़ी क्षेत्र है वह सभी भी जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो है भाग है। तो सबसे पहला हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है यह क्या है और इसका क्या विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए, यदि हम मैप की बात करें तो सामान्यतः जो मैप रहता है यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का इस तरीके से रहता है, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह पूरा क्षेत्र कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और इसकी जो है टोटल कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है इसका। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यह हमारा पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। लेकिन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हमने एक को कहा ट्रांस हिमालय, दूसरे को हमने बात की हिमालय, और तीसरा कहा गया पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो देखिए, यदि हम इसमें स्थिति देखें कि ट्रांस हिमालय कहां होगा, हमारा हिमालय कहां होगा, और पूर्वोत्तर की बात करेंगे या पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करेंगे तो कहां होगा। तो देखिए, इसका यदि हम स्ट्रक्चर पूरा वापस देखें पूरे भारत के संदर्भ में, तो हमारा भारत का जो है यह क्षेत्र पूरा इस तरीके से पूरा हमारा ये जो है हिमालय पर्वत है।
इसी के बीच में यह जो पिंक कलर का जो दिख रहा है, यह पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। और मध्य का जो ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं, यह हमारे मध्य का विशाल मैदान, यह प्रायद्वीपीय भारत। और ये किनारे के जो क्षेत्र हैं, यह हमारा पूरा तटीय प्रदेश है। इस तरह से, और यह है थार का मरुस्थल। तो इस तरह से पूरे भारत का है, और हम एक पार्ट को लेके चलेंगे, एक एक पार्ट को लेके हमारा पूरा जो है टॉपिक चलेगा। और यहां से जहां तक मेरा अनुभव है कि हिमालय को लेके या प्रायद्वीपीय पठार को लेके हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य के विशाल मैदानों की यदि हम बात करें तो हम एक शब्द में इनके पूरे आंसर्स निकाल सकते हैं कि एक शब्द में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, और यह पूरी कहानी एक शब्द की ही चलती है। एक शब्द ही इसकी उत्पत्ति का कारण होता है या इसके निर्माण का कारण होता है, और वह निर्माण ही उसकी विशेषताओं को, उसके विस्तार को पूरा बताता है। और बात ये नीले कलर का है जिसको हम कहते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदानों की भी बात हम एक बार वापस करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हम कर चुके थे, लेकिन एक बार हम वापस उस हिसाब से करेंगे कि उनकी स्थिति को लेके जो प्रश्न हमारे यहां बन सकते हैं उनको लेके। तो देखिए, हम बात करेंगे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो हमारा आज पूरा रहेगा वो हिमालय के इर्द गिर्द रहेगा। तो हमें हिमालय के संदर्भ में क्या पूछा जाता है, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सदैव हिमालय के संदर्भ में पूछा जाता है उसकी उत्पत्ति, कि उसकी उत्पत्ति किससे हुई या कैसे हुई या किस कालखंड में हुई, और उस कालखंड के आधार पर जो है उसे क्या नाम दिया गया या उसको क्या नाम दिया गया। इस तरह को लेके हमें उत्पत्ति के कई प्रश्न क्लियर होते हैं। सेकंड जो इसके संदर्भ में पूछा जाता है वह पूछा जाता है इसका विस्तार। विस्तार का मतलब है इसका फैलाव, कि इसका भारत में विस्तार कहां से कहां तक है। और तीसरी जो हम बात करते हैं इसकी, वह करते हैं इसका वर्गीकरण, कि हिमालय को किस आधार पर विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, और उनकी क्या जो है विशेषताएं हैं, इनको लेके हमारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति को लेके, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सामान्यतः एक आ रहा है उत्तर की टर्सरी युग। सही है आपका उत्तर टर्सरी युग, लेकिन उत्पत्ति को लेके थोड़ा सा हम ठहरें तो हो सकता है हमारा आरएस जैसे एग्जाम्स हैं वो भी इजीली हम लोग कर सकते हैं, या अन्य कोई भी कंपटीशन है उनको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, हिमालय की उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि एक प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी प्लेट थी भारतीय प्लेट। और इन दोनों के मध्य का क्षेत्र जो था, जिसको संज्ञा दी गई थी भूसन्नति, और भूसन्नति का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था तैतीस सागर से। भूसन्नति का निर्माण कि जब तैतीस सागर का जल चला गया और बीच में जो है निम्न भूमि क्षेत्र बना, वहां पर अवसाद जमा होने से, अवसादों के जमा होने के परिणाम स्वरूप एक संरचना का निर्माण हुआ जिसे कहा गया भूसन्नति। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो कि एक भूगोलवेदा हैरी
हेस ने दिया था। इसके अनुसार कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, जो कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो है एक सिद्धांत है, कि प्लेट विवर्ती सिद्धांत के अनुसार जो कि हैरी हेस ने दिया था, इनके अनुसार जो है कहा जाता है कि साइनोजोइक कालखंड में साइनोजोइक महाकल्प जो लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, साइनोजोइक महाकल्प जो कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व आया, उसमें उस समय इन दोनों प्लेटों में जो है अभिसरण हुआ। अभिसरण का मतलब होता है अभिसारी गति, दोनों एक दूसरे की ओर आए। और क्या रिजल्ट रहा, हम उसकी बात करते हैं। यह यूरेशियन प्लेट और यह भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों में अभिसरण हुआ और अभिसरण के परिणाम स्वरूप जो यह भूसन्नति थी उसमें वलन हुआ। उसमें जो सन्नति भाग था इसमें वलन हुआ और वलन के परिणाम स्वरूप एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। वलित पर्वत जो कि जिसमें वर्तमान में भी उत्थान जारी है, जिसको संज्ञा दी गई नवीन वलित पर्वत, और इस पर्वत को नाम दिया गया हिमालय। तो ये था हमारा कि हिमालय की उत्पत्ति का जो आता है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहता है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट में जो गति हुई थी वो हुई थी अभिसारी गति। अभिसारी गति यानी दोनों एक दूसरे की ओर जब आए तो बीच वाला जो भाग है इसमें जो है वलन हुआ और वलन के कारण एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, और यह वलित पर्वत जो कि नवीन वलित पर्वत कहलाया, इसको हिमालय नाम दिया गया। अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक काल में आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और इस साइनोजोइक काल को टर्शियरी काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो चट्टान थी वो सब टर्शियरी चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे टर्शियरी काल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से कालखंड में हुई। सेकंड बात करते हैं, यहां से प्रश्न आता है कि हिमालय जो पर्वत है वो कैसा है, वलित पर्वत है, और वह भी कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। इसके बाद किसी तरह का पर्वतीकरण, क्योंकि अभी तक वर्तमान में विश्व में 3 बार जो है पर्वतों का निर्माण हुआ है। सबसे पहला जो पर्वतीकरण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, दूसरा पर्वतीकरण हुआ था डेविनियन काल में, और तीसरा पर्वतीकरण हुआ था टर्शियरी कालखंड में। और जितने भी नवीन पर्वत है वह सब टर्शियरी काल में हिमालय के समकालीन माने जाते हैं, चाहे वो रॉकी पर्वत हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो, चाहे वो अपने ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो। जितने भी नवीन पर्वत है वह सब हिमालय के समकालीन टर्शियरी कालखंड के माने जाते हैं, साइनोजोइक कालखंड की। इसकी बात चर्चा हम और आगे करेंगे जब हम हिमालय का और डिवाइडेशन करेंगे। एक और प्रश्न बनता है कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई। तो हम सामान्यतः यह प्रश्न पढ़ के जाते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वह तैतीस सागर से हुई है, और जो हमें प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है। तो हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तैतीस सागर को। हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है तैतीस सागर को।
तो ये दो प्रश्न हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार इसको विश्व के साथ जोड़ के पूछा जाता है। उसका भी प्रश्न मैं आपको बात बताता हूं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। 4 प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे, निम्न में से नवीन पर्वत का उदाहरण है या नहीं है। तो कई बार वो क्या करेंगे कि 4 पर्वत लिखेंगे और उसमें से हमें पूछा जाएगा कि कौन सा नवीन है या नहीं है। तो हम जजमेंट कैसे कर पाएंगे कि कौन सा नवीन होगा और कौन सा प्राचीन होगा? तो सिंपल सा याद रखने का तरीका है, जितनी भी विश्व में ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो आपके रॉकी पर्वत की हो या ऑल्पस पर्वत की हो, चाहे वो आपके जो है एंडीज की हो, और चाहे वो आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हो या हमारे हिमालय, विश्व में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वह सब नवीन वलित पर्वत के क्या है? उदाहरण है। जितने भी ऊंचे पर्वत है वह सब कैसे हैं? नवीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत में मुख्य रूप से जो हमारे पास आते हैं, एक तो हमारा आता है अरावली पर्वत, एक आता है अपलेशियन पर्वत, हम लोगों ने बात की थी उत्तरी अमेरिका की, एक जो आता है यूराल पर्वत, एक विंध्याचल पर्वत और एक सतपुड़ा पर्वत। इस तरह से यह मुख्य रूप से हमारे पास आते हैं जो है प्राचीन पर्वत। वलित पर्वत क्या है? यह प्रश्न कई बार हम लोगों के सामने। वलित का मतलब होता है कि जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गई तो जो बीच का जो क्षेत्र होता है वह समतल नहीं, उसमें क्या हो गया? वलन हो गया। और इस वलन से बनने, ये जो भाग है यह वलन, और इस वलन से बनने वाले पर्वतों को क्या कहा गया? वलित पर्वत। और इनकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, इसलिए इनको कहा गया नवीन वलित पर्वत, क्योंकि इनमें अभी भी उत्थान जारी है। तो हमारे यहां से मुख्य प्रश्न है, हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय की उत्पत्ति कौन से कालखंड में हुई है? और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है और किसने दिया? और यह पूछा जाता है हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई? भूसन्नति से। और यह पूछा जा सकता है कि कौन सी प्लेटों में जो है गति के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई? तो यूरेशियन और भारतीय प्लेट के मध्य गति के कारण जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह तो था हिमालय की उत्पत्ति को लेके। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति का यदि हम ऊंचाई के आधार पर बात करें तो हिमालय को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण से पहले हम बात करेंगे हिमालय के विस्तार को लेके, और विस्तार और वर्गीकरण हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो अगला जो रहेगा हमारा रहेगा वो हिमालय का वर्गीकरण। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अभी भी इनका निर्माण जारी है, इसकी भी चर्चा हम एक साथ करते रहेंगे, धीरे धीरे पॉइंट्स को अपने जोड़ते रहेंगे, और यहां से कौन से प्रश्न बनते हैं उनकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, और आगे क्या पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्नों की भी बात करेंगे। भूसन्नति का अर्थ होता है कि जो प्लेटों के, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में जब विभाजन हुआ, टूटे, तो 33 सागर का पानी चला गया, उनके बीच में जो जगह हुई वहां अवसादों के जमा होने से जो संरचना बनी उसको कहा गया भूसन्नति। आगे चलते हैं, हम आगे की बात करें हिमालय का वर्गीकरण, और हिमालय के वर्गीकरण के साथ साथ उसका जो है विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो देखिए, यह हमने बात की थी कि हमारा पूरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जिसके 3 भाग किए थे हमने, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। हम बात करेंगे अभी केवल हिमालय को लेके कि हिमालय के संदर्भ में क्या आता है। तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया रखा है। सबसे पहला कहलाता है, या ये कह सकते हैं कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला ए पार्ट्स कहलाता है महान हिमालय, दूसरा कहलाता है लघु हिमालय, और तीसरा कहलाता है बाह्य हिमालय। पहले हम इसकी मैपिंग देख लेते हैं कि मैप में इनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम इसके विस्तार और इसकी विशेषताओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे महान हिमालय। महान हिमालय का जो है विस्तार है वह शुरू होता है सिंधु नदी का गार्ज, सिंधु नदी के गार्ज से लगाता हुआ यह पूरा फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तक।
यानी सिंधु नदी गार्ज, हम बात करेंगे गार्ज की भी आगे, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी की गार्ज से शुरू होता है यह पार्ट्स, और पूरा यह फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी। कई जगह यह लिखा हुआ आता है देहांग नदी तक, अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो है टोटल लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर, जबकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो है वह लंबाई है 2500 किलोमीटर और यह है 2400, यानी 100 किलोमीटर वो पूर्वांचल की पहाड़ियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यह जो महान हिमालय है, इसके संदर्भ में जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न विस्तार। क्लियर हो गया कि महान हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के गार्ड से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तक या देहांग नदी के नाम से जानते हैं, वहां तक ये पूरा क्षेत्र हमें क्या कहलाता है, महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय सामान्यतः जो है बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए कई जगह इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। कई जगह इसको कहा जाता है हिमाद्री, कि बर्फ से यह ढका रहता है। इसकी विशालता के कारण इसको विशाल हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। कई जगह लिखा हुआ आता है विशाल हिमालय, और कई जगह यह कहलाता है वृहद हिमालय। सब एक ही नाम है और सभी किसके नाम है, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से, विशाल हिमालय या वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे आगे सेकंड, कि इसका विस्तार जो है, यहां से जितनी भी भारत की हिमालय तंत्र की जितनी नदियां हैं, वह सब हिमालय के कौन से भाग से निकलती है, महान हिमालय से लगती है। तो सेकंड हमारा इसकी विशेषता में आता है कि हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल, हिमालय तंत्र की नदियों का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है, महान हिमालय। हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में भी बताएंगे जरूर, क्योंकि ग्लेशियर होंगे तभी तो नदियां निकलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो। इसी के साथ तीसरी इसकी जो विशेषता है वह है विश्व की जो ऊंची चोटियां, यानी विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, वह भी हिमालय के कौन से भाग में स्थित है, महान हिमालय में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की ऊंची चोटी हिमालय के कौन से भाग में है। तो विश्व की ऊंची चोटी भी हिमालय के किस भाग में स्थित है, महान हिमालय। यदि हम उसकी स्थिति को देखें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह महान हिमालय में कहां पर स्थित है, नेपाल में। दूसरा प्रश्न यहां से एक और पूछा जाता है, जिसको हम लोगों से कई बार पूछा गया है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, हिमालय की, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करते हैं तो वह हमें यह दिखाई देती है, इसको कहते हैं अपन कंचनजंगा। यह है सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। वहीं यहां पर एक
और जो है ऊंचाई है, ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है, मैं उसका भी मैपिंग कर लेता हूं, साथ में कई बार हम लोगों से पूछी जाती है। मकालू, यह नेपाल में। वहीं एक और चोटी जो है हिमालय की है जिसको कहा जाता है नंदा देवी पर्वत या नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नंदा पर्वत जो कि स्थित है उत्तराखंड में। और एक और चोटी यहां की स्थित है जिसको कहा जाता है नागा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जितनी भी हिमालय की ऊंची चोटियां हैं सामान्यतः वह सब कहां मिलेगी, हमें महान हिमालय के अंतर्गत मिलेगी। तो यह हमारा कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की ऊंची चोटियां हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। K2 गॉडविन ऑस्टिन की हम बात बाद में करेंगे। वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में जो है स्थित नहीं है क्योंकि वह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची है, जबकि हमारा प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची। मैं का मतलब है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में, अधिकार राज्य क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वह है कौन सी, कंचनजंगा, और दूसरी है वो कौन सी है, नंदा पर्वत। जबकि भारत की पूछा जाए तो वह जो है आपको मिलेगी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत K2, जास्कर श्रेणी में सही है, K2 मिलेगी। हम उसकी भी बात करेंगे कि वह कहां है। जास्कर गलत है, ऐसा जो है इसका सही उत्तर है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। जब हम अपन मैपिंग करेंगे तो उसका एकदम क्लियर आपका पिक्चर हो जाएगा। तो ये था हिमालय को लेकर, नहीं महान हिमालय को लेकर कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसका थोड़ा सा पिक्चराइज में वापस करूंगा एक बार कि तीनों हिमालय को लेके एक साथ हम चलेंगे तो हमारा प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या यहां से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा महान हिमालय को लेके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे लघु हिमालय को लेके कि लघु हिमालय को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। धौलागिरी भी है लेकिन वहां भी उत्तराखंड में स्थित है, छोटी चोटी है। पार हिमालय कौन सा है, पार हिमालय की भी हम बात करें जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। हर एक प्रश्न का आपका जवाब होगा और हर एक पूरा वीडियो आप देखने के बाद आपका हिमालय को लेकर प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आपका। एक प्रश्न और मेरे पास है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हिमालय, महान हिमालय, क्योंकि हमने इसके वर्गीकरण का आधार क्या लिया है, ऊंचाई। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है मानी जाती है 6000 मीटर। कि हिमालय की वे पर्वत चोटियां जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है वह सभी महान हिमालय का भाग मानी जाती है। यह था हमारा एक पार्ट खत्म। महान हिमालय को लेकर क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। सेकंड बात करेंगे हम लघु हिमालय। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महान हिमालय के बाद हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय को। टेक्निकल टीम सर, नो कर। वापस कर दीजिए बैक। सेव नहीं थी अब सेव। यहां जो हमने अभी बात की थी यह था हमारा पूरा महान हिमालय।
महान हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है, महान हिमालय के जो दक्षिण में जो स्थित है, इसको कहा जाता है लघु हिमालय, या कई जगह लिखा होता है हिमाचल। यहां से हमारे कई प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। महान हिमालय के दक्षिण में, तो सिंपल सा पहला प्रश्न यहां से होता है कि इसका विस्तार कहां है। तो यदि हम महान हिमालय की बात करें कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र तक है, तो वहीं इसका विस्तार होगा महान हिमालय के दक्षिण में। महान हिमालय के दक्षिण में। और सेकंड, इसकी जो औसत ऊंचाई जो है वह है 3700 से लगाकर 4500 मीटर। कि लघु हिमालय में वे पहाड़ियां या वो पर्वत श्रेणियां जिनकी ऊंचाई 3700, 3700 से 4500 मीटर के मध्य है, वह सब लघु हिमालय का भाग मानी जाती है। और इसके जितने भी प्रश्न जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि लघु हिमालय के अंतर्गत जो है कश्मीर में पहाड़ी ढाल में जो घाटियां हैं वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है मर्ग। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मर्ग है। तो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी ढाल में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में? लघु हिमालय में, उनको जाता है मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग, ये सब घास के मैदान है जो जम्मू कश्मीर में जो है, या कश्मीर में जो है पहाड़ी ढाल, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ढालों के मध्य जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो लघु हिमालय का एक भाग है, उनको कहा जाता है मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। और जिसमें भी गुलमर्ग ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र भी है। शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र माना जाता है गुलमर्ग को। जब भी एशिया में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होता है तो आइस हॉकी के संदर्भ में जो है गुलमर्ग में खेली जाती है। तो यह प्रश्न कई बार हम लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद जो एक और बात हम लोगों से पूछी जाती है, हम उनकी बात करते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में पहाड़ी ढालों में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, उसी तरह से इनको उत्तराखंड में इनको कहा जाता है वुग्यार या पाययार। वुग्यार या पाययार कहा जाता है। ये कई बार पूछा था, वुग्यार या पाययार क्या है? तो ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और कश्मीर में इनको हम क्या कहते हैं? गुलमर्ग। अब देखिए दोनों के बीच में कि यहां पर ऊंचाई 6000 है, यहां पर ऊंचाई जो है वह कितनी है? 3700 से 4500। तो बीच में जो भाग है उसको कहा जाता है। तो ये कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है और वह प्रश्न बनता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसकी मैं एक ये जो रेखा दिख रही है आप लोगों को, इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो कि महान हिमालय को लघु हिमालय से क्या करती है?
अलग करती है, ये कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। वहीं एक और प्रश्न, बुग्याल भी है, आपका भी सही है, बुग्याल भी कहा जाता है इनको, कई जगह बुग्याल लिखा हुआ है तो कहीं पर बुग्याल भी लिखा कहा जाता है, सही है। और यह मेन सेंट्रल था जो कि महान हिमालय जिसको हम वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य को नहीं दोनों को क्या करती है, अलग करती है, या ये कह सकते हैं जोड़ती है। और यहां से जो एक और प्रश्न हमारा बनता है वह प्रश्न बनता है कि जो हमारा लघु हिमालय है और जो हमारा बाह्य हिमालय, इनके बीच में घाटियां पाई जाती है, और इनके बीच में जो घाटियां जो पाई जाती है उन घाटियों को जो है द्वार और दून कहा जाता है। तो उसकी चर्चा मैं बाह्य हिमालय के संदर्भ में करूंगा कि द्वार और दून, जैसे हरिद्वार और देहरादून आप लोग सुनते होंगे नाम, ये दून और द्वार क्या है, तो यह लघु हिमालय और जो बाह्य हिमालय, इन दोनों के मध्य जो घाटी क्षेत्र पाई जाती है उन घाटी क्षेत्र को पूर्व में कहा जाता है द्वार और पश्चिम में कहा जाता है दून, जैसे हरिद्वार और देहरादून, इनकी बात हम आगे करेंगे। इसी बीच एक और प्रश्न यहां से बनता है, कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल, कि उत्तर भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है उनको क्या कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल जैसे नैनीताल है, शिमला है, मंसूरी है या दार्जिलिंग है, उनको लेके भी कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। तो उत्तर भारत के जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिनको हम हिल स्टेशन के नाम से जान जाते हैं, वह जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल या दार्जिलिंग की भी बात करें हम, तो ये सब जो है लघु हिमालय में स्थित है। और ये कई बार हम लोगों से प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो वह सब कौन से भाग में, लघु हिमालय में है। और यहीं तीसरा एक और जो इसका पार्ट्स है हम उसकी बात करेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बाद में करते हैं तीसरा भाग जिसको हम शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और फिर हम तीनों को जोड़ के बात करेंगे कि क्या प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। कुल्लू मनाली भी सही है, नैनीताल भी सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पार्ट इसका जिसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से। शिवालिक जो तीसरा पार्ट है वह कहलाता है शिवालिक, या इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। इसका विस्तार जो है वह पंजाब से लगाकर कोसी नदी बिहार तक है। कोसी नदी बिहार तक है। और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को जो अलग करती है उसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। जबकि ये थी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यह हमारा
महान हिमालय या लघु हिमालय और ये शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है अलग करती है या जोड़ती है उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, जबकि महान हिमालय और लघु हिमालय को करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बाह्य हिमालय को लेकर जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं हम उनकी बात करते हैं कि लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती है, उन घाटियों को किन नामों से जाना जाता है, ये कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो वह इन दोनों के मध्य जो घाटियां पाई जाती है, यदि वह घाटियां पश्चिम में हैं तो हम उनको कहते हैं दून, और वही यदि पूरब में है तो क्या कहलाती हैं, द्वार। जैसे देहरादून और हरिद्वार। देहरादून या हरिद्वार। तो आप लोगों से पूछा जाता है द्वार और दून क्या है। दरों की बात भी हम लोग करेंगे आगे कि कौन कौन से दरें इसमें जो है आगे हैं, दरें हैं, क्यों दरों को लेकर हमारा प्रश्न बनने की। और इसकी औसत ऊंचाई, कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। तो इस तरह से लघु हिमालय, बाह्य हिमालय और महान हिमालय की हम लोग जो है बात करते हैं। लेकिन मैं इसका एक बार वापस मैप बनाना चाहूंगा कि पूरा एक साथ हम लोगों को कैसे प्रश्न क्लियर हो जाए, एक ही साथ हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका पूरा एक सामान्य मैप बनाकर उसके संबंध में जो जो प्रश्न आते हैं उन शब्दों को मैं नोट कर लेता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उनके साथ ही आपका ये हिमालय को लेकर जो प्रश्न जो बन रहे हैं वह सब इन्हीं शब्दों को लेकर पूछे जाएंगे। चौड़ाई की जब हम बात करते हैं तो चौड़ाई में विशेष रूप से हम जैसे जैसे हिमालय से नीचे की ओर आते हैं, यानी महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और हम आते हैं जो है शिवालिक की ओर, तो हिमालय की चौड़ाई है वो कम होती जाती है। हाँ, दर्रे की बात करेंगे हम। दर्रे तो बहुत अच्छा है क्योंकि दर्रों से प्रश्न आना श्योरिटी भी है। जहां तक मेरा अनुभव है कि एक नाथुला दर्रा या जेलेपला दर्रा को लेकर पूछा जा सकता है हमारे से प्रश्न। यह तीन तो है, यह पूरा हम इसकी बात चर्चा भी बाद में करेंगे कि यह क्या है। इस तरह से हिमालय का डिवाइडेशन हम लोगों ने किया। यह पूरा पार्ट्स कहलाता है अपना ट्रांस हिमालय, जिसकी बात चर्चा हम लोग अभी करेंगे। यह पार्ट्स कहलाता है हमारा महान हिमालय। यह पार्ट्स कहलाता है हमारा लघु हिमालय। और यह पार्ट्स हमारा कहलाता है बाह्य हिमालय। ये इस तरह से हमारा हिमालय का पूरा एक वर्गीकरण है। और इसी को जोड़ते हुए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है, इसको कहा जाता है
इंडो सांगपो सच्चर जोन, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। सेकंड है जो महान हिमालय और लघु हिमालय को करती है, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इनको अलग करती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और इंडो सांगपो सच्चर जोन। फिर इसके साथ ही मैं कुछ शब्दों को और लिखता हूं। यह है माउंट एवरेस्ट, यह है कंचनजंगा, और यह है मकालू। बात मैं यहां की करूंगा तो यह है K2, और बात मैं यहां की करूंगा तो यह है नागा पर्वत। यदि बात मैं यहां की करूं तो यहां मिलेगी आपको नंदा पर्वत। बात मैं यहां की करूं इस क्षेत्र की तो यह है शिमला, नैनीताल, मंसूरी। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा दार्जिलिंग, जो कि स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। तो इस तरह से हिमालय को लेके, और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, और इसकी है 900 से 1200 मीटर। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। और अब यहां से प्रश्न बनते हैं, हम उनकी बात करें। यदि हम K2 की बात करें, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? ट्रांस हिमालय में। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि कंचनजंगा की बात करें तो यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची है, यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद एक और प्रश्न है कि इसके बाद कौन सी है? हम कहते हैं नंदा पर्वत। तो ये इस तरीके से हमारे जो है हिमालय को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय को जो है, इसकी ऊंचाई बता रहे हैं सर कि 8611 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें K2 की तो 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी बात करेंगे तो 8848, और इसकी बात करेंगे तो 8500 मीटर में, मीटर। तो इस तरीके से यह पूरा हमारा एक हिमालय का भाग है कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम अलग से करेंगे। केवल हम हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय से किससे अलग हो रहा है? इंडो सांगपो सच्चर जोन से। लघु हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या है? लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य क्या है? और बाह्य हिमालय को हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिवालिक की पहाड़ियां भी हम लोग इनको कहते हैं। भारत में स्थित नहीं, भारत में नहीं है, यह भारत के POK पाक अधिकृत
अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जो भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं कह सकते हम लोग। भारत में जब भी बात आएगी तो हमें कंचनजंगा है, जो सेकंड ग्रेड में पहले पूछा जा सकता है, चुका है प्रश्न कि भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है इससे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये था हमारा पूरा एक जो है। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा ऊंचाई के आधार पर, लेकिन कई बार हमें इसका प्रादेशिक पीओके में क्या, पीओके का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर, जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है। यह जो भाग है सियाचिन का, जो ये काराकोरम और श्रेणी है, लद्दाख क्षेत्र है, यह सब पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है, तो उसके अंतर्गत आता है, जो भारत की तो है लेकिन भारत में नहीं कह सकते, भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। फिर हम बात करते हैं कि ये तो था ऊंचाई के आधार पर। कई बार हम लोगों से पूछा जाता है प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण या प्रादेशिक वर्गीकरण, तो हम उनकी भी बात करेंगे कि कौन कौन से इसका प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की। तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक वर्गीकरण यदि हम हिमालय का करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं। यह हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, सी पार्ट्स और डी पार्ट्स। यह कहलाता है हिमालय का प्रादेशिक, या इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय वर्गीकरण। प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण। तो 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। अब इसको याद कैसे रखना है, ये बहुत सिंपल सा है कि सिंधु नदी से हमने बात की थी सतलज नदी की। सिंधु नदी से जो सतलज नदी के मध्य स्थित है, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। और यह 560 किलोमीटर लंबाई में है। ये क्रम भी बताएंगे लद्दाख की, जब हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ हिमालय को लेके चलते हैं कि हिमालय को लेके क्या प्रश्न बन रहा है। तो हिमालय का पहले हमने भौगोलिक वर्गीकरण किया ऊंचाई के आधार पर, और अब हम बात कर रहे हैं जो इसका प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय वर्गीकरण, कि सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य जो हिमालय का भाग स्थित है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। और यह जो है इसकी कुल लंबाई है 560 जो है किलोमीटर। और इसमें जो मुख्य भाग आते हैं वह आते हैं, एक तो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यह सब श्रेणियां जो है इसका भाग मानी जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है K2। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि यह पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो है इसके अंतर्गत श्रेणियां हैं। इसके बाद सेकंड बात करते हैं यह बी पार्ट्स, कि सतलज नदी से लगाकर यहां एक नदी चलती है, उसको कहा जाता है काली नदी। सतलज नदी से लगाकर काली नदी के मध्य जो हिमालय है इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, जिसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। और
कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, नंदा पर्वत। कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है नंदा पर्वत, और इसकी लंबाई है वो 320 है। यानी प्रादेशिक हिमालय में सबसे छोटा भाग कौन सा है, कुमायूं हिमालय। इसके बाद जो अगला है तीसरा पार्ट्स, सी पार्ट्स, काली नदी से लगाकर यहां पर चलती है तीस्ता नदी सिक्किम तक, इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय, और इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। और हिमालय की ऊंची चोटियां, एवरेस्ट की बात करें या हम कंचनजंगा की बात करें और चाहे हम मकालू की बात करें, यह सब कौन से हिमालय में स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। तो यह भी हमारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय की ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो जब हम भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारा आंसर रहता है महान हिमालय, और जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारा उत्तर रहता है नेपाल हिमालय। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो सबसे लंबा भाग है वह है नेपाल हिमालय। और इसी के साथ तीसरा जो चौथा भाग है वह है तीस्ता से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, यह कहलाता है असम हिमालय, और जिसकी जो है कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। तो ये था हमारा हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण, और प्रादेशिक वर्गीकरण भी हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। नंगा पर्वत की हम लोगों ने बात कर दी थी, यहां पर स्थित है नंगा पर्वत। तो यहां से हमारे जो प्रश्न बन रहे हैं, सदैव प्रश्न हम लोगों से, मैं वापस बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार हिमालय का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम में है कि सबसे लंबा है वह है नेपाल हिमालय, उसके बाद है असम हिमालय, उसके बाद है हमारा पंजाब हिमालय, और सबसे छोटा हिमालय वह है कुमायूं हिमालय। दूसरा हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है चोटियों को लेकर, मुख्य रूप से ए, बी और सी में पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछा जा सकता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। या हमारा जो है एक और प्रश्न बन सकता है कि हिमालय की ऊंची चोटियां या विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वह हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, नेपाल हिमालय। तो इस तरह से हमारे कुछ प्रश्न जो है प्रादेशिक विभाजन को लेकर भी पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा एक नेपाल हिमालय का पहले भौगोलिक वर्गीकरण, और अब हम बात करके रहे थे इसके प्रादेशिक वर्गीकरण को। तो वापस मैं एक बार रिपीट करूं, सिंधु नदी से सतलज नदी तक है पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी तक है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको देहांग नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यह देहांग के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से यह हमारा एक प्रादेशिक हिमालय का भाग जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे वापस से ये कि ट्रांस हिमालय की, जिसकी बात ये थी हमारी हिमालय की बात। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय को लेके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय।
हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है, जो हमारा महान हिमालय हम लोगों ने अभी बात की थी, यह है महान हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ भाग मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, 4 श्रेणियां हैं, जिसमें से 3 हमारे भारत में हैं और 1 श्रेणी है वहां हमारे तिब्बत में। सबसे ऊपर वाली श्रेणी इसको कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी। और तीसरी श्रेणी जो है इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। ये तो भारत की तीनों का क्रम है और इसके अलावा जो एक शेष तिब्बत में है उसको कहते हैं हम कैलाश श्रेणी। तो यहां से हमारा एक प्रश्न बन सकता है, इन 4 में से कोई 3 दे देंगे और एक किसी अन्य श्रेणी का नाम दे देंगे और पूछा जाएगा निम्न में से ट्रांस हिमालय का भाग है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर है वह काराकोरम श्रेणी है, 2 नंबर पर वह लद्दाख श्रेणी है और 3 नंबर पर जो है वो भारत के संदर्भ में है जास्कर श्रेणी और एक और श्रेणी जो तिब्बत में है वह है कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की जो है 4 श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय, इसको कहा जाता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश रेन शेडो जोन कहलाता है या रेन शेडो एरिया कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। काराकोरम चाइना में है क्या? नहीं, ये चाइना में नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में पीओके में, और ये इसका जो है अस्काई चीन तक विस्तार है। ये पार्ट जो है ये कहलाता है अस्काई चीन तक जो है इसका विस्तार है। चीन में स्थित नहीं कह सकते, चीन पर जो है अस्काई चीन जो भाग है वहां तक का इसका है। धौलाधर श्रेणी की भी बात हम करेंगे क्योंकि श्रेणियों को लेकर जब प्रश्न आते हैं तो मैं उनकी पहले बात कर रहा हूं कि ट्रांस हिमालय को के संदर्भ में क्या था और श्रेणियां और कौन कौन सी, उनकी भी मैं बात इसी के साथ करूंगा। कि ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश की शायद हम लोगों ने पहले एक बार चर्चा कर चुके हैं कि जैसे यह पवन आ रही है तो पवन का विमुखी क्षेत्र जहां बादल तो छाए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है। तो देखिए भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में जब मानसून आता है तो हिमालय से टकराकर हिमालय के दक्षिण में तो बारिश करता है, लेकिन यह हिमालय को पार जो करता है तो वह उत्तर की ओर, जब जो भी मानसून हिमालय को पार करके उत्तर की ओर जाएगा तो उसमें नमी की कमी होने के कारण यहां बादल तो छाए रहेंगे इस क्षेत्र में लेकिन बारिश बहुत कम होती है, और इसीलिए इसको जो है शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऊंचाई पे होने के कारण ठंडा रहता है और बर्फ जमी रहती है, इसलिए शीत, और वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम या 10 या 20 सेंटीमीटर से कम होने के कारण यह क्षेत्र शीत मरुस्थल की दिया जाता है। जिसका प्रश्न हमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। या हिमालय की शीत मरुस्थल स्थित है तो कहां पर स्थित है, या पूछा जाता है कि हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है तो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में 3 जो है श्रेणियां हैं भारत में और 1 है तिब्बत में, टोटल 4 श्रेणियां हैं। उनके भी हम लोगों से प्रश्न बन सकते हैं। फिर यहां से एक और प्रश्न बनता है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है
भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम कहते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो हिमालय यानी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो कई बार ये हमारा प्रश्न है। और यह जो क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र आता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर में आने के कारण यह भारत की तो सबसे ऊंची है, लेकिन भारत में हम नहीं कह सकते कि सबसे ऊंची चोटी है। और यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पहले पूछा गया। और इसकी ऊंचाई है 86, जो तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं, 8611, 8611 किलोमीटर, सॉरी 11 मीटर, ऊंचाई मीटर में। तो ये था हमारा पूरा एक जो है ट्रांस हिमालय को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करती है उसको कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इनको अलग करेगा इंडो सांगपो सच्चर जोन, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की, जो हमारा लास्ट भाग बचा हुआ है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियों की हम चर्चा करते हैं तो पूर्वांचल की पहाड़ियां बहुत सिंपल है कि पूर्वांचल जो राज्य है, जिसको हम सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इन सब में जो है कुछ जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं, अलग अलग राज्य क्षेत्र में पाई जाती है और वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अरुणाचल में पाई जाती है डाफला की पहाड़ियां, वहीं आप नागालैंड में जाएंगे तो नागा की पहाड़ियां मिलेगी, वहीं आप मणिपुर में जाएंगे तो मणिपुरी पहाड़ियां मिलेगी, मिजोरम में जाएंगे तो मिजो की पहाड़ियां मिलेगी, और आसाम में जाएंगे तो गारो, खासी और जयंती की कई पहाड़ियां हम लोगों को मिलती है। तो उन सभी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है, जिसका विस्तार भारत में लगभग 100 किलोमीटर तक है। क्योंकि हिमालय का विस्तार है 2400 और पूरा उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बात करता है तो हम 2500 किलोमीटर की विस्तार है, जिसका पूरा कृष्णागिरी पर्वत की भी बात कर रहे हैं। क्या है सर? ये सब कृष्णागिरी पर्वत हम आगे की बात करेंगे। फिर यहाँ हम एक कुछ चीजें और जो है श्रेणियों के संदर्भ में पूछी जाती है, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं साथ साथ, कि इसके साथ साथ इसमें और भी श्रेणियां पाई जाती है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं और किस भाग में है? तो देखिए, इसके जस्ट नीचे जो हमारा लघु हिमालय, महान हिमालय है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में जो लघु हिमालय है, इसमें कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी और 4 श्रेणी। यह सब है लघु हिमालय के भाग। जिसमें मुख्य श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। पहली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी है वह है धौलाधर श्रेणी। यह है जम्मू कश्मीर में और यह है उत्तराखंड में। तीसरी है महाभारत श्रेणी। यह है नेपाल में। और चौथी है नाग टिब्बा श्रेणी। यह भी है नेपाल में। तो हमारा यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से लघु हिमालय का कौन सा भाग है या नहीं है। यह फर्स्ट पेपर में इसलिए कि कई बार स्थिति को लेकर जब भी हमें पूछा जाता है तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थिति का मतलब है कि जैसे आपको पूछ लिया K2 की स्थिति, क्योंकि हमारा प्रश्न है भारत की स्थिति और उसका महत्व। तो भारत में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनकी स्थिति हम लोगों से कई बार पूछी जाती है। तो इसीलिए हम लोग इन चीजों को जो है एक विस्तार से नहीं पढ़कर हम उस तरीके से पढ़ते हैं कि स्थिति को लेकर जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनको लेके, जैसे मुख्य रूप से चोटियों की स्थिति है,
श्रेणियों की स्थिति है, आपसे पूछा जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, 4 श्रेणियों के नाम देके वो आपसे राज्य क्षेत्र पूछा जाता है कि इनका संबंध कैसे है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे काराकोरम श्रेणी यहां से उठाइए, इसके बाद यहां से उठा दी उसने धौलाधर श्रेणी, फिर यहां से मध्य से उठा दी उसने जो है जिसकी बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, और यहां से किसी एक पहाड़ी को उठा के 4 पहाड़ियों के नाम और सामने राज्य के नाम मैच करिए तो हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत, एक स्थिति को क्लियर होना चाहिए कि कहां किसकी स्थिति कहां पर है। तो ये लघु, इसके बाद शेष हमने तीसरी जो बात की थी जिसको कहा गया था हम बाह्य हिमालय, और बाह्य हिमालय में जो श्रेणी पाई जाती है उसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो इस तरीके से शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय का भाग है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नागटिब्बा यह लघु हिमालय का भाग है। वहीं काराकोरम, लद्दाख और जास्पर यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और इन सब का यह क्रम रहेगा, सबसे ऊपर ये, उसके बाद सेकंड, उसके बाद ये, और ये सब समानांतर चलेगी और सबसे नीचे आएगी शिवालिक। तो हो सकता है 3 में से यहां से 2, एक ये और एक ये, उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है हमें पूछा जा सकता है। 4 श्रेणियों का नाम देखिए, उत्तर से दक्षिण जो है क्या क्रम है, तो ये हम लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल वर्तमान के लेके। तो ये चीज जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम आगे की कि इसके अलावा हिमालय के संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं। तो इसके अलावा हिमालय के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है वह पूछा जाता है जो है दर्रों को लेके, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन सा दर्रा कहां है, उसकी क्या विशेषता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करेंगे दर्रों की। पूर्वांचल की पहाड़ियां मैं दर्रों के साथ करवाऊंगा कि दर्रे क्या है, और वहां पूर्वांचल की पहाड़ियों में केवल पहाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं, तो उनकी बात जो है चलेगी कि कौन कौन से दर हैं। और क्लास नेक्स्ट क्लास की नहीं, ये क्लास से अब कंटिन्यू चलेगी, कि ये क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी। और जब तक आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम नहीं होंगे उससे पहले पहले आपके राजस्थान, भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक एक पॉइंट्स टॉपिक में लेके पूरा करवाऊंगा, और कुछ जो करंट में है उनको पहले मैं करवाऊंगा ज़्यादा, कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। हो सकता है इसमें से कल के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। फिर यहां बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दर्रों को लेके। दर्रे, दर्रों के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा या नाल या घाट, इनको लेके हमारे जो प्रश्न बनते हैं। तो दर्रों के संदर्भ में पहली बात, दर्रा किसे कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उनको कहा जाता है दर्रा। पहाड़ों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है या संकरा मार्ग होता है उनको कहा जाता है दर्रा। अब बात आते हैं भारत में दर्रे। तो भारत में हम 3 प्रकार के दर्रे पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम उत्तर भारत के दर्रे, दूसरा हम पढ़ते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे राजस्थान के संदर्भ में, और तीसरा हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। तो हम उत्तर भारत के आज बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तर भारत के कौन कौन से दर्रे हैं, और एक एक दर्रे का स्ट्रक्चर से हम लोग करेंगे कि यह हिमालय के कौन से भाग में है। तो देखिए उत्तर भारत में जो सबसे पहला दर्रा है इसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा। और यहां आपको पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो हम बता सकते हैं, ये मेरा आपके लिए प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है। और इसकी विशेषता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा है, काराकोरम। सेकंड बात करते हैं, सेकंड कौन सा दर्रा है। इसको कहा जाता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा।
और इसकी जो विशेषता है वह है श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग। ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र, ये क्षेत्र गिलगित क्षेत्र कहलाता है, जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। तो श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। तो यह भी हिमालय के कौन से भाग में स्थित है आपको बताना, यह मेरा प्रश्न है आपसे कि बुर्जिल दर्रा हिमालय के कौन से भाग में स्थित है। तीसरी बात करते हैं हम, यह है जोजिला दर्रा और इसकी विशेषता है कि श्रीनगर से लेह जाने का जो मार्ग है वह कौन सा है? जोजिला दर्रा। आपका इसका भी आंसर बताना है कि यह हिमालय के कौन से भाग में है। और चौथा हम एक और दर्रे की बात करते हैं, बनिहाल दर्रा। जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग, जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग, इसका भी बताना है यह हिमालय के कौन से भाग में है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां से प्रश्न और क्या बन सकते हैं। उससे पहले मैं और बात करूंगा कि इसकी क्या विशेषता है। तो हम कहते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरती है? बनिहाल दर्रे से गुजरती है। यह सभी दर्रे, सबसे पहला प्रश्न जो कॉमन प्रश्न आता है कि यह सभी जो दर्रे हैं वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सभी का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। सेकंड बात, इसमें से यह तीन दर्रे जो ऊपर की बात की, जोजिला, काराकोरम और बुर्जिल, यह तीनों ट्रांस हिमालय के भाग है, जबकि बनिहाल दर्रा यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किसमें स्थित है? सॉरी, यह महान हिमालय में स्थित है, बनिहाल दर्रा। तो यह जोजिला दर्रा, यह पर्टिकुलर श्रेणी पूछी जाती है तो यह जास्पर श्रेणी में स्थित है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, वो जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो यह है आपके जम्मू कश्मीर के कौन कौन से मुख्य दर्रे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके नीचे आते जाएंगे कि और कौन कौन से दर्रे हैं। तो यह है जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। तो काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा, ये किसको जोड़ते हैं या इनको कहां से कहां जाया जाता है, इनको लेके, और ये हिमालय के कौन से भाग में स्थित है, इनको लेके प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। सेकंड बात करते हैं, इसके बाद अगला दर्रा, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो जो राज्य क्षेत्र आएगा उसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे मुख्य रूप से स्थित है। सबसे पहला जो दर्रा है, पहला दर्रा है बड़ाला छाला, बड़ाला छाला दर्रा। यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में और यह मंडी से लेह जाने का क्या है? मार्ग है। मंडी से लेह जाना है तो हमें हिमाचल प्रदेश का बड़ाला छाला दर्रा जो है पार करना पड़ेगा। वहीं यहां एक और दर्रा स्थित है जिसको कहा जाता है सीप की ला दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग,
या ये कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश से या भारत से मानसरोवर जाने का मार्ग या कैलाश पर्वत जाने का मार्ग कौन सा है? सीप की ला दर्रा है। और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि सतलज नदी जब राकस्थाल से निकलती है और वह इसी दर्रे सीप की ला दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो कई बार ये नदी तंत्र से भी पूछा जा सकता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा स्थित है जिसको हम बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, जहां से इसके पास से जो है रावी नदी निकलती है मुख्य रूप से। तो नदियां निकल, रावी नदी का जो क्षेत्र है जिसको परुष्णी कहते हैं वह रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। तो इस तरह से यह 3 दर्रे, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के दर्रे स्थित है। इसके बाद नीचे आते हैं तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमें मुख्य रूप से 2 दर्रे मिलते हैं, दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं। एक तो मिलता है नीति दर्रा और दूसरा मिलता है माना दर्रा। और यह दोनों दर्रे भारत से कैलाश या ये कह सकते हैं तिब्बत जाने के जो है मार्ग है वह दोनों ही उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, तो ये सब उत्तर भारत के जो हिमालय के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ दर्रे जो है वो आपको मिलेंगे। यहां एक और दर्रा मिलेगा लिपू लेक दर्रा, कई बार पूछा जाता है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। उस जगह नहीं होने के कारण मैं स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन लिपू लेक दर्रा, इसका संबंध भी किससे? उत्तराखंड से। यहां एक और माना दर्रा भी मिलता है, एक धर्मा दर्रा भी मिलता है। तो मुख्य रूप से जो पूछा था लिपू लेक दर्रा है, सीप किला दर्रा है, जोजिला है, बुर्जिल है, बनियाल है, इनको लेके कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद शेष अन्य दर्रों की यदि हम बात करें तो एक दर्रा आपको यहां पर मिलेगा और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, और यह है सिक्किम में। और इसकी विशेषता है कि भारत से चीन जाने का मार्ग कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो इसको लेके भी हमारा प्रश्न बन सकता है कि नाथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और जो है चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा रही, उसमें जो सबसे बड़ी जो यात्रा रही है वह यात्रा रही है नाथुला दर्रा को लेके कि यह दर्रा अब जो है मानसरोवर, कैलाश ये कह सकते हैं मानसरोवर के लिए जो है यात्रा के लिए इस दर्रे को खोल दिया गया। पहले जो 1962 के जो भारत चीन युद्ध था उसके बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। फिर बाद में इसको व्यापारिक दृष्टि से जो है पूछा गया था और वर्तमान में इसको जो है मानसरोवर यात्रा को लेके के लिए खोल दिया गया। इसके संबंध में भारत और चाइना के बीच में जो है एक समझौता भी हुआ है। तो इसलिए नाथुला दर्रा हमारे लिए करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वहीं आपको एक और दर्रा यहां मिलेगा इस तरीके से, जिसको कहते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है और यह भारत से भूटान जाने का मार्ग है। क्योंकि यह जो देश है, जो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको मैं बना रहा हूं, यह है भूटान। तो भारत से भूटान जाना है तो आपको जेलेपला दर्रा पार करना पड़ेगा। भारत से चाइना जाना है तो आपको नाथुला दर्रा प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहां से 2 प्रश्न हमारे एक साथ बन सकते हैं कि कौन से दर्रे सिक्किम में स्थित है। 4 दर्रों के नाम दे देंगे और आपसे एक से पूछा जाएगा कि कौन सा सिक्किम में स्थित है या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन कौन से दर्रे हैं। तो आपको यहां पर एक और दर्रा मिलेगा, यह है अरुणाचल प्रदेश और इसको कहा जाता है बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा के बाद में यदि बात करें तो यहां पर एक और दर्रा मिलेगा जिसको कहा जाता है यांग्याप दर्रा। और यांग्याप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। दोबारा मैं रिपीट करूंगा, एक एक बार समझा दूंगा। नोट करने के बाद आप एक बार नोट कर लीजिए और मैप यदि आपके पास है तो मैप में आप लिखते जाइए।
आपको कहीं जो है सुविधाएं मिलेगी, बहुत जगह ये आपके काम आने वाला है। हर एग्जाम में इनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं आपको यहां पर एक दर्रा है और एक दर्रा यहां पर मिलेगा और एक दर्रा यहां पर मिलेगा। यह दर्रा कहलाता है तुज्जु दर्रा। यह है तुज्जु दर्रा मणिपुर में। और इसको लेके एक प्रश्न बनता है कि भारत और यह दो देशों को जोड़ता है, भारत और म्यांमार यानी ब्रह्मा के मध्य कौन सा दर्रा है, तो तुज्जु दर्रा स्थित है। वहीं आपको दो दर्रे और मिलेंगे, जिसको एक का नाम है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, तो ये जो जितने भी है ये सब अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में, ये सिक्किम में, और ये सब जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेके, ये दर्रों को लेके एक प्रश्न बनता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार वापस इसको रिपीट करूंगा कि क्या क्या प्रश्न वापस बनते हैं, और इसको एक सारणी के रूप में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इजीली समझ में आता है मैपिंग के साथ साथ। फर्स्ट नंबर, एक नंबर मैं बात करता हूं इसकी। यह है काराकोरम दर्रा, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है काराकोरम दर्रे को। दूसरा जो दर्रा है सेकंड नंबर, यह है जोजिला दर्रा, जो कि जास्पर श्रेणी में स्थित है और ये श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है। तीसरा है बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को जो है गिलगित से जोड़ता है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये तीनों ही दर्रे जो है वह है ट्रांस हिमालय के भाग है। वहीं बनिहाल दर्रे की बात करें, यह महान हिमालय में और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बड़ा लाछाला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह एक स्थान है मंडी से यह लेह जाने का एक मार्ग तैयार करता है। सीप किला दर्रा, यह जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है, यानी भारत से मानसरोवर यात्रा करनी है तो आपको जो है सीप किला दर्रा पार करना पड़ेगा। और सतलज नदी जब राजस्थान से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है तो इसी सीप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला है नीति और माना दर्रा। नीति और माना ये दोनों, और तीसरा मैं लिपू लेक की भी बात करूं तो ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं और यह भारत से जो है कैलाश पर्वत जाने का जो है एक मार्ग यानी तिब्बत जाने का मार्ग तैयार करते हैं। तो सामान्यतः यहां से जो मुख्य रूप से नीति माना, इनके संदर्भ में हमें राज्यों को लेकर बहुत बार पूछा जाता है। फिर बात करते हैं हम नाथुला दर्रा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी को माना जाता है कि नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत को चाइना से जोड़ता है। और इसी के पास में एक और दर्रा है जेलेपला दर्रा, जो कि भारत को भूटान से जोड़ता है। तो हमें स्ट्रक्चर पता, यदि मैपिंग आपको याद है तो आप कोई भी प्रश्न किसी तरह का सॉल्व है गलत कभी नहीं होगा। जेलेपला आया भूटान के साथ, नाथुला आया जो है वो किसके साथ, चाइना के साथ। वहीं बात करते हैं हम तुज्जु की, यदि हमें स्थिति पता है तो ये किसको जोड़ेगा, भारत को म्यांमार से जोड़ेगा। और ये प्रश्न पूछा जाता है मणिपुर, किस राज्य में तुज्जु दर्रे का संबंध किसमें, मणिपुर में। वहीं पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किससे प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग्याप जो दर्रा है इसके समीप से जो है भारत में प्रवेश करती है, जिसको हम देहांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और दर्रा यहां पर है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और बोमडिला दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न आ रहा है कि त्रिसंधि पर कौन सा दर्रा स्थित है। सामान्य सा त्रिसंधि पर दर्रा कौन सा स्थित होगा। अब आप ही एक स्ट्रक्चर देखिए कि यह स्ट्रक्चर है, यह है चाइना, यह है म्यांमार और यह है बीच में। तो यह एक दर्रा आप लोगों को, इसको कहा जाता है लेक पानी दर्रा। लेख पानी दर्रा, यह त्रिसंधि पर स्थित एक दर्रा है, लेख पानी दर्रा। लेक पानी दर्रा है, यह त्रिसंधि, त्रिसंधि का मतलब है कि इस स्थान पर तीन देश मिलते हैं, चाइना, भारत और म्यांमार। इन तीनों की त्रिसंधि पर जो दर्रा है वह है लेक पानी दर्रा।
तो ये था हमारा एक जो है दर्रों को लेकर एक प्रश्न है, और ये सब उत्तर भारत के दर्रे कहे जाते हैं, जिनके संदर्भ में कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। बहुत से हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वह दर्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि जिसकी विशेषता एग्जाम में प्रश्न सदैव विशेषताओं को लेकर ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसकी पर्टिकुलर विशेषता है उनको लेकर ज्यादा है। और पिछले एग्जाम का यदि आप देखें, 10 साल के यदि पेपर उठा के देखें, तो जितने भी दर्रे मैंने आपको बताए उसमें से एक एक दर्रा मुख्य रूप से जो पूछा गया है, मैं उनकी बात करूंगा। जोजिला, बनिहाल, सीपकीला, जलेप्रा और नाथुला। इसके साथ दक्षिण भारत के दर्रे दिए गए। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो हम दक्षिण भारत के दर्रों की भी बात करेंगे। तो ये था हमारा एक दर्रों को लेके, और हिमालय को लेके जो है हमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे थे, कि हिमालय को लेके क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा था। खैरब का दर्रा पाकिस्तान में है, सही है, खैरब का दर्रा पाकिस्तान है, वो हिंदू कुश पर्वत का भाग है। मैं उसकी भी बात करूंगा कि हिमालय का जो विस्तार ये जो हम लोगों ने किया, इसके साथ साथ कुछ विश्व के जो चीजें इनसे जुड़ी हुई है हम उनकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात कर रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं। कि यह हमारा जो एक भारत का मैप दिख रहा है आप लोगों को, जो उत्तर भारत का जो हम लोग अभी भाग कर रहे थे पूरा, जिसमें अलग अलग डिवाइडेशन दे रखा है। तो इस जो है हमारे जो ट्रांस हिमालय के ऊपर एक इस तरह की एक गांठ बनी हुई है, और इसके इधर जो है पहाड़ियां हैं, और इसके इधर भी जो है पहाड़ियां हैं। तो यह हमारी यह तो था पूरा हमारा हिमालय, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ऊपर जो एक गांठ की तरह हम लोगों को दिखाई दे रहा है, एक छत की तरह करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पामीर का पठार। ये कई बार पूछा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत, या कई बार लिखा हुआ जाता है एशिया की छत किसे कहा जाता है? एशिया की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। तो ये देखिए, एशिया की छत क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये फैला होने के कारण, या हिमालय, यानी एशिया की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत है, और उसके ऊपर एक रूफ यानी रूफ छत के रूप में फैला हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व या एशिया की छत, जिसको कहते हैं हम पामीर का पठार। पामीर के पठार की यदि हम बाई की बात करें तो ये पहाड़ियां कहलाती है कुनलुन की पहाड़ियां, जो चाइना में स्थित है। कुनलुन की पहाड़ियां चाइना में स्थित है, और इसकी यदि हम बात करें दाईं ओर की तो यह कहलाता है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और यहां पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन खैरब का दर्रा। खैरब दर्रा हिंदू कुश पर्वत में। और हमारे जितने भी जो है अफगानी आए, चाहे मुगल आए, जो भी विदेशी आक्रमण जो कह सकते हैं प्राचीन काल यदि मध्यकाल में जो विदेशी आक्रांता जो भी कह सकते हैं कि मतलब मध्यकाल में जिसमें विदेशी लोग आए या आक्रमणकारी आए, चाहे वो अफगानी आए हों चाहे वो मुगल आए हों, सब इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा था कि बाबर भारत में किस दर्रे से आया था, तो वो दर्रा कौन सा था? खैरब का दर्रा। और किस पर्वत में? वह हिंदू कुश पर्वत में स्थित था, वहां से होते हुए भारत में आए। तो यहां से एक और प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ की हड्डी, या ये कह सकते हैं एशिया का स्पाइनल कॉर्ड, या कहा जाता है एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो
काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि इसको पार करके जो है आज तक कोई नहीं आ पाया है। जो भी आए हैं वो खैरब के दर यानी पश्चिम से, या जितने भी अपने ये कह सकते हैं यूरोपियन जो लोग आए थे या अंग्रेज जो आए थे वो सब समुद्री मार्ग से आए थे, हिमालय को पार करके आज तक कोई भी नहीं आया। तो यहां से हमारा प्रश्न काराकोरम के संदर्भ में बन सकता है, एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है या हिमालय के कौन से भाग में जो है स्थित है। तो ये था हमारा आज का ये पूरा एक टॉपिक था हिमालय को लेके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बार स्क्रीनशॉट में इन चीजों को मेंशन कर दिया जाता है कि हिंदू कुश पर्वत है या कुल्लूल की पहाड़ियां निम्न में कौन सा हिमालय का भाग है या नहीं है, तो उनको लेके। तिब्बत का पठार की बात करेंगे तो तिब्बत का पठार आपको यहां मिलेगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ऊपर का जो यह भाग है ये तिब्बत का भाग, यह है सब तिब्बत का पठार, इसको हम कहते हैं तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार की बात हम बाद में करेंगे, जब हम भारत में मानसून की प्रक्रिया पढ़ेंगे या मानसून प्रक्रिया पढ़ेंगे उस समय हम तिब्बत के पठार की बात करेंगे, क्योंकि भारत में मानसून के लिए उत्तरदायी है तिब्बत का पठार। और विशेष रूप से इनको लेके बहुत ज्यादा हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा था हिमालय को लेके जो प्रश्न बनते हैं भारत के भूगोल के, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भी लेके आऊंगा, साथ साथ टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रश्नों की भी बात करूंगा। तो आपको अगले के लिए प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना है सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल जो एसआई का एग्जाम होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग तैयारी करेंगे कि आने वाला जो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है तो उसमें, क्योंकि ये भी पेपर आरपीएससी के द्वारा ही बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये एक आइडियाज मिल जाएगा कि अभी जो पेपर पूछने का तरीका क्या है, करंट को ज्यादा दिया जा रहा है या जो है फैक्ट्स को ज्यादा दिया जा रहा है, तो उनको लेके भी हम तैयारी करेंगे। और ये जो है सीडीएस लेवल, ये सभी लेवल में काम आता है, हर जगह इनको लेके प्रश्न पूछा गया है। नाथुला दर्रा पहली बार कब खोला गया था, किसके संदर्भ में कह रहे हैं, भारत चाइना युद्ध के बाद में बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय खोला गया था, इसलिए हमारा ये प्रश्न भी करंट का बन सकता है। तो इन सब की मुद्दों की हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.